everyone, good morning. So in today's video, we will be discussing about neutralization in everyday life. लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि सॉल्ट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट क्या होती हैं और हम लोग सॉल्ट को किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने एसिड्स एंड बेसिस की सारी करेक्टरिस्टिक्स और जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में पढ़ा था और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है ये पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़े थे, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर हो और चाहे वो सिंथेटिक इंडिकेटर हो। उनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन कौन से प्रोसेसेस में हमारी जर्नल लाइफ में होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो होगा इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ठीक है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एन एंट और अ बी स्टिंग। स्टिंग, एंट स्टिंग और बी स्टिंग क्या होती है? जो चींटी का डंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं आंट स्टिंग, सॉरी एंट स्टिंग। ठीक है, आंट नहीं होगा, आंट मतलब तो आंटी हो जाएगा, वो मेरे से मिस प्रोनाउंसिएशन हो गया, एंट होगा। ओके, तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंट और बी स्टिंग। बी मतलब जैसे कि आपका बरैया, मान लीजिए बरैया, आप सबको पता होगा बरैया का डंक जब बरैया काट लेती है तो आप बोलते हो बरैया का डंक लग गया है और वहाँ पे काफ़ी स्वेलअप हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने में भी न्यूट्रलाइजेशन कैसे काम करती है, न्यूट्रलाइजेशन वो देखेंगे। एंड इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, जो हमारा फैक्ट्री का कचरा होता है, कूड़ा होता है, जो भी हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं उनमें से निकलने वाले कूड़े का क्या होता है, कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए टूथ, जो आपका दांत होता है उसमें प्लेग लग जाता है, बहुत कुछ ऐसी आउटर कवरिंग्स हो जाती हैं, अगर आप ढंग से ब्रश ना करें, परत जम जाती है जिसे आप बोल सकते हो गंदगी की, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो दीज ऑल 5 पॉइंट्स वी विल बी कवरिंग टुडे इन न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। So in this video we will be discussing all the points which we have seen in the introduction of this video one by one. Okay, and so let's start with that. Neutralization is very useful in our daily life. Let us study few examples. Neutralization हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल रहता है और वो किस तरीके से यूज़फुल रहता है, किस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस में यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल में हम लोग वो आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या है? इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड इन आवर स्टमक। जैसे मैंने आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में बताया था कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्मेशन होता है, सिक्रीशन होता है। ठीक है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड किल जर्म्स। हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में और हमारे पेट में अगर कोई भी जर्म्स जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग नाखून वगैरह खाते हैं तो नाखूनों में जितने भी आपके कीटाणु प्रेजेंट होते हैं वो आपके पेट तक पहुंच जाते हैं, बट बिकॉज योर स्टमक वॉल्स आर सिक्रीटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, वो सारे जर्म्स किल हो जाते हैं। When a person overeats, too much acid is produced in his or her stomach. जब आप लोग खूब सारा खाना खाते हो ना, ओवर ईट्स मतलब जब आप खूब सारा खाना खाते हो, ज़्यादा खाना खा लेते हो, जैसे कि मान लो आपको भूख केवल 2 रोटी की लगी है और आप खाना खा रहे हो 4 रोटी का, तो आपने तो ज़्यादा खा लिया ना, तो आपके पेट में जो एसिड बनता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ज़्यादा बनता है, ज़्यादा उसका सिक्रीशन होता है। दिस कॉजेज इंडाइजेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन। टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड फॉर्म्ड इन द स्टमक,
antacid like milk of magnesia is taken. Milk of magnesia contains a base called magnesium hydroxide. अब क्या हुआ, जब आप लोगों ने जब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन होता है. अब वो जो एसिड पेट में काफ़ी ज़्यादा बन रहा है तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी, आपको डकारें आ सकती हैं, बर्प कर सकते हो. डकारों को इंग्लिश में हम लोग बर्प बोलते हैं, BURP. ओके, डकारें आएंगी, आपके पेट में जलन सी फील होगी. तो ये सब इनडाइजेशन की वजह से हुआ, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पाया बिकॉज एसिड इज़ फॉर्मिंग टू मच, बिकॉज आप लोगों ने कई सारा खाना खा लिया. तो अब इस इनडाइजेशन को जो कि प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, जो कि क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सिस एसिड इन योर स्टमक, उस एक्सिस एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो हमारे पेट में बन रहा है, हम लोग एंटासिड लेते हैं. ठीक है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ एंटासिड. सो एंटासिड बेसिकली क्या करती हैं, जो आपकी पेट में इंडाइजेशन का फॉर्म क्रिएशन होता है. क्यों होता है, जब आप लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसकी वजह से पेट में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमको इनडाइजेशन की फीलिंग आती है. ठीक है, तो इस एक्सिस एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम लोग एंटा एसिड्स लेते हैं. ठीक है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने वाली मेडिसिन्स. ठीक है, जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटा एसिड है. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस मिला होता है. ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग इंडाइजेशन क्या होता है. जब हम लोग खाना खूब सारा खा लेते हैं, जितनी हमको भूख नहीं है, हमारी भूख से ज़्यादा खा लेते हैं. ऑब्वियसली अगर आप मान लो आपके पास एक कप है और आप कप में कोई चीज़ भर रहे हो और आप खूब सारी भर दो तो वो चीज़ बाहर आने लगती है. वैसे अगर आप अपने पेट में जितना भूख आपको है उतने उससे ज़्यादा खा लोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना पेट में. सबसे पहला फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, जिसका प्रोडक्शन होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा. और उस एसिड के ज़्यादा प्रोड्यूस होने से आपके पेट में आपको इनडाइजेशन की फीलिंग होगी, इनडाइजेशन का रीज़न बनेगा वो. ठीक है, तो अब इस एसिड के जो एक्सिस एसिड, जो ज़्यादा एसिड आपके पेट में प्रोड्यूस हो गया है, देखो एसिड तो पेट में प्रोड्यूस होता ही है. ठीक है, लेकिन एक अमाउंट होता है ना पर्टिकुलर कि इतना प्रोड्यूस होगा. अब अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको कम तो करना पड़ेगा ना, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. तो इसलिए हम लोग एंटा एसिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में बेस होता है, इसलिए तो बेस ही तो न्यूट्रलाइज करेगा एक्सिस एसिड को. ठीक है, इसमें जो बेस मिला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो हियर इट्स अ बॉटल ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड लिक्विड फॉर्म में है. ओके, एज यू कैन सी एंटा एसिड फिलिप्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिक्विड. ओके, सो लेट्स गो अहेड टू अ सेकंड टॉपिक, second example of what we were studying, neutralization in everyday life. In treatment of soil के treatment में भी neutralization काम करता है. कैसे? A farmer usually needs to change the nature of soil so that his crops can grow well. Obviously फार्मर को अपनी खेत की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसको अच्छा रखना पड़ता है. उसको टाइम टू टाइम कई सारे केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं ताकि वो उपजाऊ रहे और अच्छे से उसमें क्रॉप्स ग्रो हो सके. इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेस लाइक slag lime, CaOH2 or quicklime CaO. ओके,
अगर आपकी सॉइल, आपकी मिट्टी काफ़ी एसिडिक है आपके खेत की, तो फार्मर्स अगर ये पाते हैं कि उनकी जो सॉइल है, जो मिट्टी है उनके खेत की, वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गई, उसमें कई सारा एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस एसिड को कम करने के लिए वो लोग उस मिट्टी में क्या मिलाते हैं? बेस। कौन से बेस? स्लेग्ड लाइम, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है, और क्विकलाइम CaO क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला है। ऑन द अदर हैंड, इफ द सॉइल इज टू बेसिक, इट इज ट्रीटेड बाय एडिंग organic matter which releases acids. This help to neutralize the basic soil. हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि जब एसिडिक हो जाएगी सॉइल तो हम लोग बेस मिलाएंगे, लेकिन अगर सॉइल बेसिक हो जाएगी, मिट्टी जो हमारी है खेत की वो बेसिक नेचर की हो जाएगी, उसमें बेस के प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको न्यूट्रलाइज हम लोग कैसे करेंगे? एसिड मिला के, ठीक है। एसिड के लिए हम लोग क्या मिलाएंगे? डायरेक्ट एसिड मिला देंगे? नहीं, ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे जिसमें एसिड प्रेजेंट होगा, और जब हम लोग ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिलाएंगे तो क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक मैटर से एसिड रिलीज़ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बेसिक सॉइल जो है वो, उसमें जो बेस प्रेजेंट है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लगेगा। क्योंकि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था? व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब कभी भी किसी भी चीज़ में एसिड ज़्यादा हो जाए तो हम लोग बेस मिला के एसिड के जो इफ़ेक्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जब हमारे किसी भी चीज़ में बेस ज़्यादा हो जाए तो हम लोग उसमें एसिड को मिला के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस का। ओके, अब आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल में। इन ट्रीटिंग एन एंट स्टिक और अ बी स्टिंग, तो अगर हमको एक एंट के स्टिंग को और बी के स्टिंग को ट्रीट करना, मतलब कि अगर आपको कोई चींटा काट गया तो लोग कहते हैं ना, अरे डंक रह गया है, और बरैया काट गई तो कहते हैं डंक रह गया है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? द स्टिंग ऑफ एन एंट और अ बी इज़ एसिडिक एज इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। जो हमारे एंट की, चींटे की, चींटी की, बी क्या होती है? जो आपकी मधुमक्खी बोल सकते हैं, बी मधुमक्खी को नहीं बोलेंगे, बरैया वगैरह जो होती हैं उनको बोलते हैं बी। तो जो आपकी बीज और एंट होती हैं ना, चींटियाँ वगैरह, उनकी जो स्टिंग होती है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसीलिए जब चींटी और बीज आपको काट के जाती हैं तो आपकी स्किन में, जब वो आपको काट के जाती हैं तो आपकी स्किन में क्या पहुंच जाता है? फॉर्मिक एसिड पहुंच जाता है। अब उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा ना इफेक्ट को। द पेन कॉज ड्यू टू द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग बेसिस लाइक बेकिंग एसिड सोल्यूशन, NaHCO3, also called sodium carbonate और कैलामाइन लोशन। ओके, तो जो भी आपके पेन होता है, जो आप कभी देखते होगे, अगर आपको कोई भी चींटा चींटी काट जाए या फिर आप लोगों को बी काट जाए, बरैया काट जाए, तो जिस प्लेस पे, जिस जगह पे आपकी वो काटती है वो काफ़ी मोटा होके स्वेलअप हो जाता है, सूजन आ जाती है उसमें, अगर हिंदी में बोलूँ मैं, और काफ़ी पेन भी होता है उस जगह पे। तो वो जो पेन होता है उसके डंक की वजह से उस पेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन पे। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी चींटी और बी काटती है ना तो उसका डंक रह जाता है आप में, ठीक है, और क्योंकि उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन में जब फॉर्मिक एसिड पहुंचता है तो आपको आपकी पेन होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो स्वेलअप हो जाता है। तो अब इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? क्योंकि एसिड का इफ़ेक्ट है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेसिस का यूज़ करते हैं। अब बेस कौन सा यूज़ करेंगे? कोई भी बेस ही नहीं यूज़ कर सकते, पर्टिकुलर बेसिस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बेकिंग सोडा सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। जो आप लोग बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, जिसको आपको केक वगैरह में मिलाया जाता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग NaHCO3 भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है कैलामाइन लोशन।
ओके, तो ये आपका बेकिंग सोडा सोल्यूशन कॉमन नेम हो गया और इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है किसका, बेकिंग सोडा सोल्यूशन का, विच इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड which is causing pain to our body due to the sting, bee sting or ant sting. ओके, और इसका जो नॉर्मल नेम है, अगर आप किसी शॉप में लेने जाओ तो आप उसको कैलामाइन लोशन के नाम से भी ये आता है। आप कैलामाइन लोशन को भी यूज़ कर सकते हो और बेकिंग सोडा के सोल्यूशन को बना के भी यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट caused by the formic acid present in ant sting or bee sting, due to which you are feeling pain in that particular area, जिस एरिया में एंट या बी ने आपको काटा हो। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे। इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, सम फैक्ट्री वेस्ट कंटेन हार्मफुल एसिड्स। कुछ फैक्ट्री में कई सारे हार्मफुल एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। If these are allowed to flow directly into rivers or lakes, the acid may harm the aquatic plants and animals. मतलब कि अगर इन एसिड्स को हम लोग डायरेक्टली लेक्स और, क्योंकि देखो क्या होता है, फैक्ट्री का वेस्ट बेसिकली अभी तो इंडिया में कम हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था, अभी भी ये होता है कि फैक्ट्री का जितना भी कूड़ा होता है ना, उसको हम लोग पानी में छोड़ देते हैं, हमारी रिवर्स में और हमारे लेक्स में। इसीलिए हमारे इंडिया की रिवर्स और लेक गंदी हो रही हैं, इसीलिए हमारी गंगा नदी भी गंदी हुई। रिवर्स और लेक्स का गंदे होने का बेसिक रीज़न ही यही है। ठीक है, वाइल इन अदर कंट्रीज़ ना, ये ना एक ऐसा कोई नहीं करता है कि फैक्ट्री वेस्ट को हम लोग रिवर्स वगैरह में डाल दें, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, फैक्ट्री वेस्ट में कई सारे हार्मफुल एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। अब अगर हम लोग डायरेक्टली इनको पानी में फ्लो कर देंगे बिना उन हार्मफुल एसिड्स को ट्रीट करें, मान लो कोई हमारा वेस्ट है उसमें बहुत हार्मफुल एसिड मिला हुआ है, ठीक है, अब अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया, उस एसिड के इफ़ेक्ट को कम नहीं किया और उस कूड़े को ऐसे ही डाल दिया पानी में, तो वो एसिड हमारे पानी में जाके मिल जाएगा, है ना। और पानी में कितने सारे एक्वेटिक पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, पानी में पाए जाने वाले, तो उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फैक्ट्री वेस्ट आर यूजुअली ट्रीटेड विद अ बेस। फैक्ट्री वेस्ट किससे ट्रीट होता है, बेस से। मतलब कि जो भी फैक्ट्री वेस्ट निकलता है ना, पहले हम लोग उसमें बेस मिला के उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है ना, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको रिवर्स और लेक्स में डाला जाता है ताकि एक्सिड एसिड जो है वो ख़त्म हो जाए और जो पानी में पाए जाने वाले जानवर या आपके पौधे हैं उनको नुकसान ना हो। ठीक है, अब आते हैं अपने फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट में ऑफ टुडेज वीडियो। In the treatment of tooth decay, if we do not brush our teeth, the bits of food remain between our teeth. देखो, दिन में ब्रश करने को डेली 2 बार क्यों बोला जाता है, बल्कि 2 बार नहीं, अब तो डेंटिस्ट ये भी बोलने लगे हैं कि आप लोग 3-3 बार करिए। क्योंकि देखो क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो दांतों के बीच में खाना फंस जाता है। अब अगर हम लोग प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे तो वो खाना वहीं फंसा रहेगा और धीरे धीरे वो खाना पुराना होके डिके होने लगेगा और फिर हमारे दांतों में पड़ा रहेगा। तो अब उस खाने के डिके होने का असर हमारे दांतों में भी तो पड़ेगा ना, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टूथ डिके। अगर हम लोग ब्रश ना करें प्रॉपरली तो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। बैक्टीरिया अटैक्स दिस लेफ्ट ओवर फूड एंड मेक एसिड। अब देखो, जो भी लेफ्ट ओवर फूड हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ है और हमने प्रॉपरली ब्रश नहीं किया, तो इस फंसे हुए खाने पे जो बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं हमारे मुंह में, वो अटैक कर देंगे लेफ़्ट ओवर फूड पे और वहाँ पे एसिड बनाने लगेंगे। ठीक है, कोई खाना तो वहाँ पे है, उस पर अटैक करेंगे, उसमें अटैक करके उस एसिड फॉर्मेशन होने लगेगा।
दिस एसिड इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके, यही एसिड टूथ डिके का रीज़न होता है। ठीक है, टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, इसीलिए टूथपेस्ट क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ताकि इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और आपके दांतों में टूथ डिके ना हो, आपके दांत सही रहे। एंड न्यूट्रलाइज दिस एसिड एंड दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके, इसीलिए टूथ डिके हमारा नहीं होता है। बट अगर हम लोग ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में कैसे कोई बेस जाएगा, क्योंकि ब्रश करेंगे तो टूथपेस्ट में ही तो बेस मिला होता है। अगर बेस नहीं जाएगा, लेफ़्ट ओवर खाना भी हमारे दांतों के बीच में फंसा रहेगा, तो क्या होगा, वो लेफ़्ट ओवर खाने पे बैक्टीरिया अटैक करेंगे, है ना, और फिर वो उसको खाएंगे और एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और फिर हमारे दांतों में इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग प्रॉपरली ब्रश करते रहेंगे अच्छे से टाइम टू टाइम, तो जो टूथपेस्ट है हमारा, वो इस एक्सिस एसिड जो फॉर्म होगा हमारे दांतों के बीच में ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन द फूड, लेफ्ट ओवर फूड, उसकी वजह से ये एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा टूथ डिके बच सकेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई डेंटिस्ट एडवाइजर्स टू ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। इसीलिए डेंटिस्ट हम लोगों से कहते हैं कि कम से कम हम लोगों को दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए, कम से कम है, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए। जनरली हम लोग एक ही बार करते हैं, बट वी शुड डू ट्वाइस अ डे, लाइक आई एम डूइंग ट्वाइस अ डे, आई एम सजेस्टिंग यू पीपल ऑल्सो टू डू इट ट्वाइस अ डे। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 दैट इज़ एसिड एंड बेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एनी टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक, तो यू कैन आस्क मी। ओके, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो, यूट्यूब के कमेंट्स के सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हो। ओके, और from next class we will be discussing the exercise of this particular chapter. Okay, so thank you and have a nice day.